What's up? You are watching VSET YouTube channel, and today we are going to learn about uniform circular motion, and that is our last topic in chapter number 4. So, in previous chapter, chapter number 3, you learn about different types of motion, and that is like rectilinear motion, random motion, circular motion, oscillatory type motion. ओके, सो वहाँ पर क्या था, हमने पूरा लिनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। अब ये सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर जो हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस आता है, वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। ठीक है, तो पहले सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि टर्म्स क्या होती है, कैसे मिलती है। तो लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर जो पार्टिकल होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करता था तो वो लीनियर के लिए हमने कुछ उसको एस एक्स डी कुछ भी लिख रहे थे। ठीक है, हम अभी एस लिख रहे हैं। तो पार्टिकल जब कोई सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या करेगा वो हमें देखना है। तो सर्कुलर मोशन में आप देखो तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा कि ये कोई सर्कुलर पॉइंट है, इसके ऊपर वो मोशन कर रहा होगा। अब ये सर्कुलर पॉइंट पर मोशन कर रहा है तो क्या होगा कि उसका ऑब्जर्व हम सेंटर पर से करेंगे। तो सेंटर पर से करेंगे तो आप देखो कि कोई एक टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, फिर यहाँ से ये मोशन कर रहा है और कोई दूसरे टाइम टी एस पर वो यहाँ पर पहुँच गया है। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो पार्टिकल का मोशन आएगा तो वो मोशन हमको क्या मिलेगा कि थीटा के फॉर्म में मिलने वाला है। अब सपोज यहाँ पर जो पार्टिकल घूम रहा है तो वो सर्कुलर पार्ट की रेडियस आर, कैपिटल आर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या होगा, तो आप देखो कि इसका जो लीनियर पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, तो ये तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये लीनियर पार्ट को हमें ऑब्टेन करना है तो वो कैसे मिलेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, क्या था, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इसमें थीटा जो होता है, ये थीटा वो क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे होता है, तो समझो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, बट जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये कोई एंगल बना रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच जाने में वो एंगल बना रहा है। ठीक है, वो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अभी नीचे देख रहा हूँ तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बना, फिर सीधा है, ऊपर देख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आर्क जो बन रहा है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आर्क को हम एस लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं आर। तो एस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, थीटा इंटू आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रिलेशन क्या मिलेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कैसे मिलेगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा इंटू आर, आर रेडियस होगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है, ये एस हो गया, फिर क्या होता था कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करते थे तो वो हमको क्या मिलता था, तो एवरेज वेलोसिटी मिलता था। फिर
टाइम हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेते थे तो क्या मिलता था, तो वो हमको मिलता था ds/dt ओनली वेलोसिटी बोलते थे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी हम वैसा कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इधर ये तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, अब हम क्या करेंगे डेल्टा एस अपन डेल्टा टी करेंगे। तो इधर आप देखो आर जो है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है, वो थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखो या यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो, आर तो सेम रहने वाले हैं, बदलेगा क्या, थीटा बदलेगा। अब पार्टिकल यहाँ पर से यहाँ पर गया तो थीटा कुछ इतना है, अब पार्टिकल सपोज इधर आ गया तो थीटा इतना बड़ा हो जाएगा, तो चेंज क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमको क्या मिलेगा, डेल्टा वी सॉरी वी बार मतलब कि एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आर। अब ये देखो तो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन एंगुलर सॉरी टाइम, एंगुलर टाइम थोड़ी आएगा, टाइम ही रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो ये चीज क्या मिलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या डेटा है, वेलोसिटी है। अब आगे हमने क्या लगाया, एंगुलर लगाया, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, एंगुलर। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा ना वो हो जाएगा W, ठीक है। ये W क्या होगा, तो ये होगा ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो अब ये जो हमें मिलेगा ये वाला ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो मतलब W इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। या फिर आप उसको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लो, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसको मतलब ये वही कॉन्सेप्ट है ना कि एवरेज के लिए डेल्टा लिखो और इंस्टेंटेनियस के लिए डी लिखना है, ठीक है। मतलब टाइम इंटरवल छोटा, बहुत ही छोटा आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा की जगह हम डी लिख देते थे, वही है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा कि एवरेज वेलोसिटी मिल जाए, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी मिला। अब ये जो वेलोसिटी होता है तो हम क्या करते थे कि dv बाई dt करते थे, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड किया, फिर उसका अगेन हम डिफरेंशिएशन लेते थे, ठीक है। तो वो हमको क्या मिलेगा, तो इधर आप देखो अगेन r कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इधर ये अभी ये नहीं कर रहे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। तो ये क्या आ जाएगा भाई, वेलोसिटी अपन टाइम करते थे तो वो क्या मिलता था, एक्सीलरेशन मिलता था ना। तो इधर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा r इज इट, और ये क्या हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम। तो एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा ना, जैसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा W अपन डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर वो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टाइम इंटरवल छोटा है तो क्या करेंगे, बहुत ही छोटा है मतलब, तो क्या करेंगे कि डी डब्ल्यू अपन डी टी लेंगे, और टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा है तो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा टी लेना है। तो यहाँ पर हमको ये क्या मिल गया, एंगुलर एक्सीलरेशन मिला है, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि ये तो सर्कुलर मोशन के बारे में हमने देखा कि जैसे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता था, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, ठीक है। तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है, तो थीटा इंटू आर करने से। फिर लीनियर वेलोसिटी होती है तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेट करती है, तो आर ओमेगा से। फिर लीनियर एक्सीलरेशन होता है तो वो एंगुलर एक्सीलरेशन से कैसे रिलेट करता है, तो आर अल्फा से। मतलब अब एक चीज देखो कि जो हमारा लीनियर का एस है तो वो एंगुलर का थीटा है, ठीक है। फिर ये v है, वेलोसिटी है तो ये ओमेगा है, और एक्सीलरेशन है तो ये अल्फा है। ये लीनियर के लिए, ये सर्कुलर के लिए है। अब दोनों का रिलेशन करना हो तो क्या होगा कि सब में आर लगा दो, आर क्या होगी, तो जो भी सर्कुलर पार्ट होगा उसकी रेडियस होगी।
तो इस तरीके से हमको रिलेशन मिल रहा है किसका, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लीनियर का क्वांटिटी और एंगुलर का क्वांटिटी का हमको यहाँ पर रिलेशन मिल गया है। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम अब जो सर्कुलर मोशन में देखना है वो देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली वो कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हमने ये रिलेशन देख लिया कि क्या होता है रिलेशन। अब हमको देखना है, तो पहले हम चैप्टर 4 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये थोड़ा सा रिवाइंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला है। तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम आता है, वो इक्वल वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए लिया और बी लिया वेक्टर का नाम, तो ए इक्वल टू हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, तो क्या अब हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर आर डिफरेंट, तो हम ए इक्वल टू बी लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर देखो, तो वेक्टर जो होता है तो उसमें चेंज कैसे होगा, ठीक है। वेक्टर में वेक्टर होता है तो उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज करके या फिर डायरेक्शन में चेंज करके। वेक्टर में चेंज करना है मतलब क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में किसी एक में भी चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर चेंज हो जाएगा। देखो कि यहाँ पर क्या था, दोनों सेम था, मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन, बट यहाँ पर आप देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो ये क्या हो गया कि दोनों वेक्टर सेम नहीं आएंगे। तो वेक्टर में चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड में चेंज करो या डायरेक्शन में चेंज करो, दोनों में से किसी एक में भी चेंज करो तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा रिवीजन जरूरी था। अब हम बात करेंगे कि सपोज कोई आर रेडियस का हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई पार्टिकल का, ये आर रेडियस है, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हमें बतलाना है। तो यहाँ से कोई पार्टिकल का वेलोसिटी हम कैसे बतला सकते हैं, तो जो भी पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट पर हमें वेलोसिटी बतलाना है, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो हमको वेलोसिटी बतलाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये पॉइंट पर ले तो यहाँ से वेलोसिटी क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा। तो अब समझ रहे हो कि ये क्यों बतलाया था। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी हम लेते हैं v1, यहाँ की वेलोसिटी हमको लेनी पड़ेगी v2, दोनों जगह की वेलोसिटी हम सेम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ का वेक्टर कुछ अलग होगा, यहाँ का वेक्टर कुछ अलग ही हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ठीक है। तो एक चीज है, क्या है कि हमने यहाँ पर जो लिया है ये, तो पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या बोल दो स्पीड, वो कुछ भी हो, बट ये पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन यही रहने वाली है। यहाँ पर आप ले लो तो इसकी डायरेक्शन यही रहने वाली है। तो कॉमन पॉइंट क्या निकलता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में एवरी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा कि हम दोनों कोई वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये v1 लिया, ठीक है, और ये v2 लिया, ठीक है। अब
इसका जो रिजल्टेंट होगा तो ये रिजल्टेंट हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वेलोसिटी डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा वी क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब यहाँ से पार्टिकल ये पॉइंट पर कुछ टाइम में ही तो जाएगा, ऐसा थोड़ी विदिन अ सेकंड चला जाएगा। तो होगा क्या, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कुछ टाइम भी लेगा। तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा कि आप देखो तो यहाँ पर किस वजह से आया कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसलिए आया। बट अगर यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फिर भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमको कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा ही। क्यों मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना। तो फर्स्ट में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, सेकंड में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि वेलोसिटी में चेंज आया कह सकते हैं हम, ये डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तो डेल्टा वी, अब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम भी लगा, तो डेल्टा वी तो ये हमको क्या मिल गया कि ए मिल गया, मतलब एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो हमने लिया है तो क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो क्या होगा, कांस्टेंट लिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम कांस्टेंट लेंगे तो भी क्या होगा कि ये यही चीज होगी कि वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर अलग है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और ये वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है तो उस वजह से हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी हो ही जाएगा, तो डायरेक्शन की बात भी नहीं करनी रहेगी। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या होगा कि डेल्टा वी अपन डेल्टा टी करके ए हमको मिल ही जाएगा। बट यहाँ पर जो हमको ए मिला और यहाँ पर जो हमको ए मिला, मतलब मिलने वाला तो एक्सेलरेशन ही है दोनों बार भी। ठीक है, बट दोनों जगह पर जो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा क्या वो दोनों सेम होंगे? ठीक है, क्या होंगे वो आप बताओ मेरे को, कमेंट करो। क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो एक चीज देखो कि यहाँ पर जो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा तो वो एक्सेलरेशन जो होगा इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जबकि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलेगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको जो होता है AC लिखते हैं, इसको AT लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों जो है वो अलग है। अब कैसे अलग है तो समझो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, वो ये डायरेक्शन में है, ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये हमको कुछ डेल्टा भी मिल गया। तो ये डेल्टा वी अपन डेल्टा टी किया है, तो ये डेल्टा वी अपन डेल्टा टी करने से जो एक्सेलरेशन मिला तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, AC टुवर्ड्स द सेंटर, कोई भी पॉइंट पर आप उसका एक्सेलरेशन देखोगे सेंट्रीपिटल तो वो टुवर्ड्स द क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, जबकि हम टेंजेंशियल की बात करें तो टेंजेंशियल में क्या होता है कि ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी डिक्रीज हो रही है तो पीछे की डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो होता क्या है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो यही डायरेक्शन में आएगा,
और चेंज इंक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्शन ले लो, और डिक्रीज हो रहा है तो पीछे की डायरेक्शन ले लो। तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कौन सी रहेगी, ये रहेगी या ये रहेगी? तो टेंजेंशियल के जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? तो ये जो सेंट्रीपिटल होता है उसको कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AC परपेंडिकुलर AP। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होते हैं? तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी चीज देखेंगे। मैं इसका अलग से ग्राफ फिगर बना रहा हूँ। देखो ये R रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं हम P डैश, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं P, ठीक है। तो अब P के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? ये डायरेक्शन में। P डैश पर वेलोसिटी होगी ये डायरेक्शन में। V यहाँ पर V डैश लिखते हैं। तो अब देखो होता क्या है, P जो है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। V डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V डैश। तो डेल्टा V हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब डेल्टा V ये मिला। अब यहाँ पर आप देखो R जो है, हम इसका पोजीशन वेक्टर R लेते हैं P पॉइंट का, इसका पोजीशन लेते हैं R डैश, ठीक है। तो अब देखो कि हमको डेल्टा R क्या मिलेगा? ये डेल्टा R हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं अलग से बना लूं तो O से P हो जाएगा, और ये P डैश कर देते हैं, O से P डैश। तो ये R था, ये R डैश था, तो ये हमको डेल्टा R मिला। अब आप देखो कि ये जो डेल्टा V है वो डेल्टा R को कैसा है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये डेल्टा R ये वाला और ये डेल्टा V, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो डेल्टा R सीधा है और मतलब ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है। तो क्या होगा? डेल्टा V डेल्टा R को परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? अब हमने क्या देखा है कि जो सेंट्रीपिटल होता है तो उसमें क्या होता है कि डेल्टा V अपन डेल्टा T वो एक्सेलरेशन होता है। तो डेल्टा V आ जाएगा तो भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? तो वो तो वेलोसिटी पर ही डिपेंड करेगी ना। तो आप देखो कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो डेल्टा V आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है ना डेल्टा V की। तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन बनेगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ही बनेगी। और टुवर्ड्स द सेंटर पर बनेगी बाद क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या होगी? परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ से हमको क्या हुआ है कि दो चीज मिल गई है, या आप बोल दो तो दो वेक्टर मिल गए हैं, कि वेक्टर भी नहीं, आप बोल तो दो ट्राइंगल मिल गए हैं, ठीक है। ये एक वाला मिल गया और ये दूसरा वाला ट्राइंगल मिल गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखो तो ये डेल्टा है तो ये डेल्टा वाला, और कोई एक साइड मतलब ये हमारा रिजल्टेंट आया, यहाँ पर ये रिजल्टेंट आया। तो रिजल्टेंट क्या है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा R हो जाएगा, ठीक है। इक्वल डेल्टा V अपन हम कोई साइड ले रहे हैं तो वो B ले रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा V तो ये डेल्टा R, ये कोई साइड लिया तो ये B अपॉन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो डेल्टा V की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? तो वो हमको मिल रही है V अपॉन R इंटू डेल्टा मिल रही ना। यहाँ पर हमको क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर मिल रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से हम एक साइड ले रहे हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग टू आएगी, ये कोई एक साइड है तो ये इसके अकॉर्डिंग टू आएगी। तो डेल्टा V अपन V क्या, तो डेल्टा R अपन R हो जाएगा। तो डेल्टा V की वैल्यू हमको ये वाली मिल गई। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे? तो इसके ऊपर से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, A इक्वल टू क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0
डेल्टा वी अपन डेल्टा टी कर रहे हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या मिली, इतनी मिली, तो लिमिट हो जाएगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, वी अपन आर हो जाएगा और डेल्टा आर अपन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू ये है वी आर अपन वी अपन आर डेल्टा वी, बट डेल्टा टी तो ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पर देखो तो अब क्या होगा, तो v अपन आर वो तो कांस्टेंट निकल आएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट में बचेगा डेल्टा आर अपन डेल्टा टी बचेगा, है ना। तो ये डेल्टा आर अपन डेल्टा टी वो क्या देगा, तो डेल्टा आर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है, डेल्टा आर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो लीनियर है, तो लीनियर वैल्यू का लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो ये हमको क्या मिलेगा v अपन आर, और ये वेलोसिटी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी v। तो हमको यहाँ पर से फॉर्मूला क्या मिला, ये फॉर्मूला a इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, v स्क्वायर अपन आर। ठीक है, अब बुक में क्या किया गया है कि आर डैश सब दोनों को सेम लेके यहाँ पर ही एक्चुअली उसको कैपिटल आर लिख दिया है, तो हम भी कैपिटल आर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, तो हमने कौन सा वाला लिया है भाई, ये वाला लिया है ना, डेल्टा वी ये वाला है और डेल्टा ये वाला लिया है, तो ये कौन सा है, टुवर्ड्स द सेंटर है, तो मतलब क्या होगा कि ये सेंट्रीपिटल होगा, तो इसको हम AC लिखेंगे, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर अपन आर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये वी स्क्वायर अपन आर है, तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन आर, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर वो भी लिख सकते हैं, तो AC की हमको दूसरी वैल्यू भी मिली। ठीक है, तो ये कहाँ से है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सब बताया था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है, तो जो ओमेगा है उसकी वैल्यू में हम कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा जो है वो क्या होगा, आप देखो तो कोई पार्टिकल A से स्टार्ट करके कोई एक डायरेक्शन में मोशन करके वापस सेम पोजीशन पर आ जाता है, मतलब उसने एक रिवॉल्यूशन किया, तो टाइम उसके लिए जो टाइम लगेगा, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, कैपिटल T। तो होगा क्या कि एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, तो उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। फिर क्या आएगा कि हमको एक्चुअली यहाँ पर ओमेगा लाना है। ठीक है, सॉरी, हाँ ओमेगा जो है ना उसमें कुछ करना है, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक टाइम आया। फिर दूसरी चीज क्या आएगी, तो दूसरी चीज जो आएगी वो है रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो कि फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन ये दोनों में फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड होगी। अब एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। तो जब कोई पार्टिकल A से स्टार्ट करके वापस वहीं पर आ जाता है, तो उसका जो रिवॉल्यूशन होता है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के जितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई और रेडियस डिवाइड बाय हम टाइम कितना लेंगे, तो टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन क्या होगा, कैपिटल T। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r, और t को ऊपर ले रहे तो t क्या है, f है। ठीक है, t और f का रिलेशन क्या है, तो 1/f इस तरीके से। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली आप देखो तो v इक्वल टू 2 पाई r f,
अब आप यहाँ से देखो तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एफ अपन आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ, ये हमको क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। तो ओमेगा की जो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या होगी कि हम ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, t इक्वल टू 1 अपन एफ है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ है, ठीक है, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर है, और आर ओमेगा स्क्वायर भी है, और ये खास याद रखना है एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो इसी के बेस पे ये जो सब चीजें हैं, इन सबको याद करके हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल में हमको एग्जाम्पल 4.10 है। एग्जाम्पल 4.10 जो है उसमें हमको क्या दिया है कि r इक्वल टू 10, मतलब एक 12 सेंटीमीटर का रेडियस वाला कोई सर्कल है, उसके ऊपर क्या हो रहा है कि कोई एक इंसेक्ट ट्रैप हो गया, और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करता है कि घूमता रहता है ग्रूव में। तो वो क्या करता है कि 100 सेकंड के टाइम में 7 रेवोल्यूशन, मतलब 7 टाइम वो सर्कल कंप्लीट कर देता है। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है। और एक अच्छा सा यहाँ पर बोला गया है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या एक्चुअली ऐसा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो एक्चुअली ये टॉपिक अच्छा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो आप देखो तो होता क्या है कि यहाँ पर आप देखो तो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ पर ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कोई भी पॉइंट के पास उसको टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो वेलोसिटी दे देगा। तो होता क्या है कि यहाँ से ये v1 हो गया, यहाँ से ये v2 हो गया, अब ये हमको क्या मिल गया, तो डेल्टा v मिल गया, ठीक है। अब डेल्टा v यहाँ पर मिला, अब ये v2 है और हम v3 ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये v2 है, ये v3 है, ठीक है। अब ये हमको डेल्टा v मिलेगा, ये v2 हो गया, ये v3 हो गया, डेल्टा v। तो अब देखो आप, डेल्टा v क्या था, इधर था, अब देखो तो किधर हो गया, इधर हो गया डेल्टा v, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन था, ठीक है, वो क्या था, डेल्टा v अपन डेल्टा t था। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आएगी वो किसके डायरेक्शन में आएगी, तो डेल्टा v के डायरेक्शन में आएगी। तो आप देखो डेल्टा v क्या हो रहा है कि जब भी हम कोई दो पॉइंट लेंगे तो उनके बीच का जो डेल्टा v होगा तो वो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, पहले इधर था फिर इधर हो गया, फिर तो मतलब डेल्टा v का डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डेल्टा v क्या है, तो डेल्टा v के ऊपर से ही हमको एक्सेलरेशन मिल रहा था। तो एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो भी कैसा कहलाएगा, ये एक्चुअली सब वेक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे भी वेक्टर है था, बट क्या होता है कि बुक में वो आपको डार्क करके दिया गया है, सॉरी बोल्ड करके दिया गया है। तो होता क्या है कि हमको ठीक से पता ही नहीं चल रहा है कि ये वेक्टर है, क्योंकि नॉर्मली हमारा टेन क्या रहता है कि उसके ऊपर इस तरीके से एरो करते हैं, वही वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर डेल्टा v का वेक्टर ये डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन में आ गए, तो डेल्टा v का वेक्टर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं है। तो होगा क्या कि एक्सेलरेशन का वेक्टर भी क्या होगा कि वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, नीचे तो टाइम है। तो होगा क्या कि एक्सेलरेशन का वेक्टर भी क्या होगा कि कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो अब देखो तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, तो एक सेकंड में कितना है वो तो हमको दिया नहीं है, बट
हमको यहाँ पर क्या दिया गया कि 7 रेजोल्यूशन इन 100 सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना वो पता नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे 7/100। 7 रिवॉल्यूशन है 100 सेकंड में है, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन पर 1 सेकंड, तो वो क्या आ जाता था 1/1 हो जाएगा। तो वैसे ही 7 रिवॉल्यूशन अपन 100 सेकंड है, तो वो हमको क्या कर देगा कि फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आंसर 0.44 आ जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसका आंसर आएगा, तो वो आंसर का यूनिट क्या बनेगा, तो वो बनेगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड कैसे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ पर ये थीटा जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी, वो हमारा क्या बन रहा था, ओमेगा बन रहा था। तो ओमेगा के लिए क्या आएगा, डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी जो है, तो थीटा किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, ठीक है। डिग्री भी यूनिट होता है, बट हम ऐसा यूनिट कौन सा लेंगे, रेडियन। तो ये रेडियन होता है और नीचे टाइम का सेकंड, तो ओमेगा का जो यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। फिर दूसरा हमको पूछा है क्या, तो लीनियर वेलोसिटी, तो उसका रिलेशन भी हमने देखा r इंटू ओमेगा। सो 12 इंटू क्या हो जाएगा ये 0.44। सो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिलेगा 5.3। अब 12 किसमें सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तीसरा क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन का वेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं है, तो वो तो हमने देख लिया कि कभी भी डेल्टा भी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर मुड़ जाएगा, तो डेल्टा भी कांस्टेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डेल्टा ए मतलब एक्सेलरेशन का वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कौन सा बनने वाला है, सेंट्रीपिटल ही होगा। उसका फार्मूला हमने फाइंड किया है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर v स्क्वायर अपन आर वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर 0.44 इंटू 0.44 इंटू आर का वैल्यू 12 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 2.3। अब एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या बनेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 का थियरी पोर्शन भी खत्म होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सब पता चल गया होगा, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो।